अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे मुखातिब हूँ। टैक्स के अंदर आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग गुड्स सप्लाई करते हैं, लोगों को चीज़ें बेचते हैं, उसका टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, नॉर्मल हालात के अंदर तो यही होता है कि आप पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करें और ईयर एंड के ऊपर जब आपका साल कंप्लीट होगा, आपने उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप कंपनी है तो उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। और अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं या पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं या कंपनी है, तो उसके मुताबिक आप टैक्स पे करेंगे। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन बाज औकात क्या होता है कि आप लोग किसी ऐसे शख्स को सप्लाई देते हो, गुड सप्लाई करते हो, जो कि विद होल्डिंग एजेंट होता है। यानी उसने आपको पेमेंट पूरी नहीं करनी, उसने आपका कुछ टैक्स काटना है कानून के मुताबिक, और फिर उसके बाद उसने आपको पेमेंट करनी है। अब सवाल ये है कि वो जो टैक्स उसने आपका डिडक्ट कर लिया आपको पेमेंट करते हुए, वो क्या चीज है। वो नॉर्मल आपका एडवांस होता है। जब साल का एंड होगा, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और उसमें से वो माइनस कर लेंगे और बैलेंस आप पे कर देंगे। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन लॉ ने उसके अंदर एक टैक्स इम्प्लीकेशन लगा दी है, यानी वो जो एडवांस टैक्स है उसका बाज औकात आपकी टैक्स लायबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। दोबारा सुन लीजिएगा कि आप जो टैक्स पे करते हो एडवांस टैक्स की शक्ल में, आपने किसी को सप्लाई दी, उसने आपको पेमेंट करते हुए आपका टैक्स जो है वो कुछ काट लिया, ए परसेंटेज बी जो भी है, उसने आपका टैक्स डिडक्ट कर दिया। ये आपका क्या है, डिपार्टमेंट को एडवांस टैक्स जा चुका हुआ है। जब साल का एंड होगा तो आप क्या करेंगे, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी में से इसको माइनस करेंगे। ये है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि उस एडवांस टैक्स का आपकी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके ऊपर हम आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और टैक्स रेट्स को देखेंगे, लॉ की जो प्रोविजन है, जो लॉ क्या कहता है उसको देखेंगे, और बाकी चीजों को भी इसके ऊपर हम लेकर चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिएगा आपके सामने मैंने सेक्शन 153 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो मैंने एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड किया है वो आपके सामने आपको नजर आता है। राइट, ये हमें क्या चीज बता रहा है। सेक्शन 153 ये कहता है जी, एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। ये प्रिस्क्राइब पर्सन कौन है, यानी जिनको हम विद होल्डिंग एजेंट्स कहते हैं, जिनको आप गुड्स सप्लाई करेंगे और वो आपका टैक्स क्या करेंगे, विद हेल्ड करेंगे, उनको हम प्रिस्क्राइब पर्संस वो कहते हैं। इसी सेक्शन के नीचे वो गिवन है, जिसके अंदर कंपनी शामिल है, उसके अंदर गवर्नमेंट बॉडीज शामिल है, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। वो कहता है जी, प्रिस्क्राइब पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू अ रेजिडेंट पर्सन। किसी रेजिडेंट पर्सन को आप पेमेंट करेंगे। राइट, किस लिए। नंबर वन ये है हमारा असल में जो आज जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टॉल मैन्युफैक्चरिंग। यानी टॉल मैन्युफैक्चरिंग जो है उस शख्स को कहते हैं जो उसकी गुड्स अपनी नहीं है, उसकी गुड्स अपनी नहीं है बल्कि वो चीज बना के आगे बेचता है, उसको टॉल मैन्युफैक्चरर वो कहते हैं। एक्सेप्ट वेयर पेमेंट इज लेस देन 75,000 रुपीज। यानी आप ये पेमेंट जो है वो पर एनम 75,000 से एक्सीड करेगी तो आप उसका टैक्स काटेंगे, अदरवाइज उसका टैक्स नहीं काटेंगे। तो हमारा असल में आज का जो इशू है वो ये है कि अगर आप गुड्स सप्लाई करें और उसके ऊपर एडवांस टैक्स कट जाए, उसका आपकी टैक्स लाइबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। दोबारा सुन लीजिएगा, सेक्शन 153 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, सप्लाई ऑफ गुड्स का, अगर आप किसी ऐसे शख्स को सप्लाई दें जो आपका विद होल्डिंग एजेंट है,
राइट। तो इसका इम्पैक्ट आपकी टैक्स लाइबिलिटी पे क्या होगा, असल मौजू हमारा ये है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो क्या कहता है, बी और सी को इसलिए मैंने रीड नहीं किया क्योंकि बी बी जो है ये सर्विसेज के रिगार्डिंग है, और ई सी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। ठीक है जी। और द रेंडरिंग ऑफ और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज शेल, ये देखिएगा, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट पेबल including sales tax if any at the time at the rate specified in the division third of the part third of the first schedule। यानी आप फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे, राइट, उसके पार्ट थ्री में जाएंगे, और उसकी डिवीजन थ्री में ये रेट्स क्या है, गिवन है। ठीक है जी। तो हमने क्या किया कि आपकी सहूलत के लिए वो रेट्स यहाँ पर ये आपके सामने आ गए। अब यहाँ पर कौन कौन से रेट्स हैं जरा देखिएगा। नंबर वन जो आपके पास रेट मौजूद है वो है फॉर सेल ऑफ राइस, कॉटन एंड सीड एंड एडिबल ऑयल। ये देखिएगा, पहली चीज तो ये आ गई हमारे पास। ठीक है जी। फॉर सेल ऑफ राइस, कॉटन, सीड एंड एडिबल ऑयल, अगर आप किसी को ये सप्लाई करेंगे तो जो साहब आपको पेमेंट करेंगे वो आपका 1.5% टैक्स काट लेंगे। ये तो टैक्स रेट्स हैं, ये तो क्या है, टैक्स रेट्स की हम बात कर रहे हैं कि इतना टैक्स आपका डिडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपने किसी को जो है वो 1 लाख रुपए की गुड्स सप्लाई की है, मैं इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। तो इस पे सेल्स आपका जो है वो टैक्स कितना होगा कॉटन के केस के अंदर, 1.5%। तो वो इसमें से आपका इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.5% आपका टैक्स विद हेल्ड करेगा, और बाकी पेमेंट आपको कर देगा। यानी आपका 1500 टैक्स जो है ये विद हेल्ड होगा। इस अमाउंट के ऊपर मैंने आपको ये वजाहत कर दी। ठीक, अभी सिर्फ हम पहले स्टेज वन के ऊपर सिर्फ टैक्स रेट्स को देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो पहले ये हो गया। उसके बाद है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सेकंड जो आइटम आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स नॉर्मली कौन सी हैं, आपकी ब्रेड है जो जिसके ऊपर एक्सपायरी नहीं लिखी होती, ये उसकी बात की जा रही है। लॉ ने वैसे इसको डिफाइन नहीं किया हुआ, राइट, लॉ ने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ। और जो कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स जो है, ये यहाँ पर मैंने इसके एब्रीवेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने, एफएमसी जो है। तो ये वो गुड्स होती हैं जिनकी कंज्यूमेबल होती है और एक्सपायरी होती है। तो कौन सी जो है वो कंज्यूमेबल गुड्स नहीं है, फर्नीचर है आपके सामने, ये कंज्यूमेबल गुड्स में शामिल नहीं है। ठीक हो गया। तो ये वो चीजें हैं जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि फास्ट कंज्यूमिंग कंज्यूमर गुड जो है ना वो ये शामिल है। इसके ऊपर लॉ ने एक कम रेट लगा दिया, 0.25%। ये देखिएगा, क्लियर, बिल्कुल थोड़ा रेट लगा दिया कि आप जब ये चीजें सप्लाई करेंगे इनमें मार्जिन भी बहुत कम होता है। देखें ना कि आप बाजार के अंदर देखें, अभी मैं नेट के ऊपर फास्ट एफएमसी लिखता हूं तो क्या आपको नजर आता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये देखिएगा आपको स्क्रीन के ऊपर एफएमसी जो है ना वो क्या चीजें नजर आ रही हैं, समझ आ गई ना आपको। तो ये एफएमसी जो है ये आपको ये पता चल गया कि ये क्या चीजें हैं। ओके। तो इसके ऊपर कितना होगा, 0.25%। इसी एग्जाम्पल को हम अगर हम दोबारा लें कि जी अगर हमने किसी को 1 लाख रुपए की सप्लाई की है, और शर्त यह है कि वो विद होल्डिंग एजेंट है, उसने हमारा टैक्स डिडक्ट करना है, तो वो कितना करेगा, वो हमारा टैक्स जो है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। चले इसको वैसे ही लिख लेते हैं,
0.25%, तो ये आपका 250 आपका टैक्स विद हेल्ड करेगा। ठीक हो गया। ये दूसरी आइटम जो मैंने अभी आपसे बात की थी। इसी तरह नीचे चलते हैं, इन दोनों को बाद में डिस्कस करते हैं। आगे है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू 5 सेक्टर्स। इसमें सर्विसेज की बात भी की है मैंने। रेफरेंस देखिएगा नीचे जो गिवन है आपके लिए, वो है सेकंड शेड्यूल। पढ़ते आपको पता है, कानून को पढ़ते उल्टा है। सेकंड शेड्यूल कौन सा शेड्यूल है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। उसका पार्ट 4 है और उसकी क्लॉज 45A है। उसके अंदर उन्होंने क्या क्या 5 सेक्टर में चीजें लिखी हैं? टेक्सटाइल नंबर 1, यानी आप टेक्सटाइल मिल्स को क्या कर रहे हैं? गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट मिलेगी, वहां से पैसे मिलेंगे आपको ना। तो इसको मैं कह रहा हूँ। कारपेट इंडस्ट्री को आप जो है वो गुड्स सप्लाई कर रहे हो, लेदर्स को, सर्जिकल गुड्स एंड स्पोर्ट्स गुड्स जो है, इन 5 सेक्टर्स को आप क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज अगर सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आपके ऊपर टैक्स कितना विदहेल्ड होगा? 1%। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई आइटम जो है किसी कारपेट इंडस्ट्री को सप्लाई की, तो जब वो आपको पेमेंट करेंगे तो आपका 1% टैक्स जो है वो विदहेल्ड करेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है। लेकिन अगर आप इनको यार्न सप्लाई करेंगे, इन्हीं 5 सेक्टर्स को, तो फिर आपका टैक्स कितना होगा? 0.5%। तो हम पहले इन आइटम्स को देख लें, कौन कौन सी आ गई। अच्छा, मैं एफएमसी के साथ भूल गया हूं। फर्टिलाइजर्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, मोबाइल फोन को निकाल दें, शुगर है, सीमेंट है, स्टील है, एंड एडिबल ऑयल जो है। राइट, इन आइटम्स को अगर आप सप्लाई करेंगे तो आपका टैक्स कितना होगा? 0.25। मैं ये भूल गया था। तो ये अगर स्पेसिफिक आइटम्स को निकाल दें हम, यानी हम राइस को, कॉटन सीड, एडिबल ऑयल जो खाने वाला तेल है, इन आइटम्स को अगर हम निकाल दें तो ठीक है। और इसमें से आप सप्लाई दे रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर को, राइट। लॉ ने मेंशन नहीं किया कि कौन सी चीज सप्लाई कर रहे हैं, बस टेक्सटाइल सेक्टर को। जाहिर बात है, टेक्सटाइल सेक्टर में इस्तेमाल जो चीजें हो रही होंगी, उनके लिए अगर सप्लाई करोगे तो उनका रेट कितना होगा? 0.1%। और अगर आप धागा दे रहे हो उनको, यार्न प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर 5%। अगर हम इन आइटम्स को निकाल दें सारी को, इसके अलावा अगर कोई कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, ये इसके अलावा, यानी आप किसको निकाल दें? धागे को निकाल दें जो इन इंडस्ट्री को सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, इन सेक्टर्स को जो, और इसके अलावा कोई चीज आप सप्लाई कर रहे हैं, ये स्पेशल रेट्स हैं। अगर आप इनको निकाल दें तो बाकी हमारे पास 2 रेट्स बचते हैं। मैं उनको हाईलाइट कर दूं। एक है 5%, वो किसके लिए है? कंपनी के लिए। और एक मैं इसको ग्रीन कलर में, जिसको मैं भी हाईलाइट करने लगा हूं, ये किसके लिए है? ये इंडिविजुअल और एओपी के लिए है। अब इन आइटम्स को अगर आप निकाल दें, इसके अलावा बाकी जितनी भी आइटम्स हैं, आप उनको जरा अगर आप कंसीडर करें, तो आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? आपके पास फर्नीचर आ जाता है आपके पास, राइट। और आपके पास जो है वो कॉस्मेटिक्स आ जाती हैं, ऐसी चीजें जो है वो आ जाती हैं। अगर इनकी अगर आप सप्लाई देंगे और आप कंपनी होंगे, तो आपका टैक्स विद हेल्ड कितना होगा? 5%। और इंडिविजुअल और एओपी के केस में कितना होगा? 5.5%। तो नटशल में ये हुआ कि अगर ये स्पेशल आइटम्स नहीं होंगी, तो हमारा रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? कंपनी के लिए 5% और बाकियों के लिए 5.5%। अगर हम इसी एग्जांपल को लें कि आप कंपनी है और एक आपने 1 लाख रुपए की सप्लाई दी है, तो आपका टैक्स कितना कटेगा? ये देखिएगा, 5% आपका टैक्स कटेगा। ठीक है जी, फिर 5,000 कटेगा। और अगर आप इंडिविजुअल और एओपी हैं, तो फिर कितना आपका टैक्स विद हेल्ड होगा? 5.5%। ये हो गया। ये तो पहली चीज हो गई। तो पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया कि अगर आप किसी को सप्लाई करेंगे गुड्स या सर्विसेज, गुड्स सप्लाई करेंगे, तो आपका टैक्स रेट कितना होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि साहब, ये जो हमारा टैक्स विदहेल्ड होगा साल के दौरान, क्या इसका मेरी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा?
द आंसर इज यस। ये जो ऊपर मैंने आइटम्स लिखी हैं, इनका इम्पैक्ट क्या आएगा कि ये टैक्स आपके लिए क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम से क्या मुराद है? मिनिमम से ये मुराद है कि ये टैक्स, आपकी टैक्स लायबिलिटी इस अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए। यानी ये जिसके ऊपर आपका टैक्स कटा हुआ है, जो विद हेल्ड हुआ है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी से कम नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, आप कहते हैं कि अगर मैंने ये अमाउंट सप्लाई की किसी को, लेकिन उसने मेरा टैक्स विद हेल्ड नहीं किया, तो फिर मेरे साथ क्या होगा? तो साहब, इसका आंसर ये है कि वो जो टैक्स कटना था, उससे फिर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लॉ ने ये वर्ड यूज किया है डिडक्टेबल का, कि ये जो अमाउंट डिडक्टेबल है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, द टैक्स डिडक्टेबल अंडर सब सेक्शन 1 एंड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ इनकम रेजिडेंट पर्सन शैल बी मिनिमम। उसने कहा कि ये जो टैक्स डिडक्टेबल था, डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ, वो कहता है ये बात की बात है, डिडक्टेबल था, जी बिल्कुल था, ये आपके लिए क्या होगा, मिनिमम होगा। अब बाकी सारी हमारी गेम इसके ऊपर है। पहली स्टेज में अभी हमने सिर्फ रेट को सीखा है, तो अब हमारी गेम क्या है कि ये मिनिमम से क्या मुराद है, जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको देखते हैं। देखें, हम अज्यूम करते हैं कि दो लोग हैं, आपस में डील कर रहे हैं। एक है जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेड, ये टैक्स पेयर हैं, ये कारोबार में डील कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने सप्लाई दी है बहार लिमिटेड को, जो परचेजर है, और ये विद होल्डिंग प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है, यानी विद होल्डिंग एजेंट है अंडर सेक्शन 153, जिसने ये चीजें इनसे खरीदी हैं, ये वो साहब हैं। ठीक है जी। अब हम इनकी बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर है, एक ट्रेडिंग कंपनी है। अच्छा, यहां मैं एक चीज क्लियर करता जाऊं, जो मैंने जिसको हाईलाइट किया, कि अगर कंपनी ट्रेडिंग करेगी, अनलिस्टेड कंपनी, उसके लिए तो मिनिमम में है। दोबारा सुन लीजिएगा, ये जो बात मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, कि अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है और वो ट्रेडिंग कर रही है, उसके लिए टैक्स मिनिमम होगा। अगर वो कंपनी लिस्टेड है या वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, उसके लिए ये मिनिमम नहीं होगा। इसकी हमने एक्सरसाइज करनी है इन तमाम के लिए। लेकिन मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं कि मैं जनरल रेट जो है उसको अपनी एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूं, बाकियों को उसके अकॉर्डिंगली समझा जा सकता है। मैं सिर्फ एक रेट वो यूज कर रहा हूं। आप देखिएगा कि आप लेट्स सपोज अपने आप को ज्यूम करें कि आप जम्मू एंड कश्मीर हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेड है, जेकेएल है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी सेल है 1 मिलियन की। आपने जीएसटी इसमें ऐड कर दिया 17%, नहीं ये 18% है, अब तो 18% हो चुका होगा जी। 18% आपने ऐड किया, तो ये हो गया 1 मिलियन, और आपने इसमें सेल्स टैक्स को ऐड किया, तो आपकी इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई? 1.18 मिलियन। ठीक है जी, इसको जरा देख लें। बहार लिमिटेड ने आपको जो पेमेंट करनी है, उसने आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है, दिस वन, आप कंपनी है इसलिए वो आपका 5.5% टैक्स क्या करेगा, विद हेल्ड करेगा, और आपको नेट पेमेंट कितनी करेगा, 1121 ये आपको पेमेंट करेगा। और आपका ये जो टैक्स है, ये वाला, ये एफपीआर को चला जाएगा। अब हमने सारी गेम इसके ऊपर रखनी है कि ये जो मेरा एडवांस टैक्स है, इसका मेरी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हमने ये देखना है। चलते हैं हम बहार लिमिटेड के ऊपर। देखिएगा, सिचुएशन वन जो है, इसको वन बाय वन जरा तरीके से समझिएगा। सिचुएशन वन ये है कि आपकी जो सेल है, अब हम आते हैं, अब इस चीज को समझ जाए, विद होल्डिंग टैक्स हमारा हो गया। अब हमने सेल के ऊपर जाना है। अब हम अपना एक्चुअल समझे कि ईयर एंड हो गया,
साल का एंड हो गया, ये साल के दौरान आपने काम किया था और आपको ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हुई है। साल का एंड हुआ, अज्यूम करें कि इसके अलावा आपका कोई और काम नहीं था, आप जेकेएल हैं। 1 मिलियन हो गया आपका सेल, आपके एक्सपेंस हुए सिर्फ 50,000 के। समझने के लिए है, ऐसे नॉर्मली होता तो नहीं है। तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 950, 950,000। आप कंपनी है तो आपके ऊपर रेट कितना हुआ? 29%। टैक्स कितना आ गया? 275,500। अब रुकिएगा यहाँ पे, ये जो आपका टैक्स कटा था, मिनिमम जो था, ये हमने कहा कि एडवांस टैक्स था जो इस सेल के ऊपर था। इसकी टैक्स, इसके टैक्स के साथ इसको कंपेयर करना है। यानी ये आपके टैक्स से कम होना चाहिए, मिनिमम उससे नीचे होना चाहिए। अगर तो नीचे है तो फिर फर्दर कोई वर्किंग नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर, फिर कोई फर्दर वर्किंग नहीं करेंगे। आपकी टैक्स लायबिलिटी, यही टैक्स लायबिलिटी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, और ये टैक्स आपका एडवांस होगा, और बैलेंस जो है वो आप पे कर देंगे। बस इतनी बात है। दोबारा समझ लीजिएगा कि आपका जो विदहोल्डिंग टैक्स है, राइट, अगर ये कम है आपकी टैक्सेबल इनकम की टैक्स लायबिलिटी से, तो फिर कोई फर्दर आपने कैलकुलेशन नहीं करनी। इट्स ओके, ठीक हो गया। अब फिर नॉर्मल प्रोसीजर में टैक्स में से एडवांस टैक्स माइनस करेंगे, और बाकी अमाउंट आप डिपार्टमेंट को पे कर देंगे, जैसे हमारे इस केस में आ रही है। अब सिचुएशन टू में चलते हैं। सिचुएशन टू में देखिएगा कि मेरे एक्सपेंसेस, लेट्स सपोज मैंने ये फिगर चेंज की, मेरे एक्सपेंसेस हो जाते हैं 950। टैक्सेबल इनकम हो गई मेरी 50,000। ओके फाइन, मेरी टैक्सेबल इनकम आई, और इसके ऊपर मैंने जब टैक्स कैलकुलेट किया वो आ गया 14,500। यहां सिचुएशन गड़बड़ हुई है, यहां सिचुएशन गड़बड़ हुई है कि मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है, वो मेरी टैक्स, जो मेरा मिनिमम टैक्स था, एडवांस टैक्स था, उससे क्या हो गई है? कम हो गई है। अगर ये सिचुएशन होगी तो हम कहेंगे कि इनमें से जो हायर अमाउंट है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी गिनी जाएगी। तो आपको टैक्स कितना देना है? 59,000। और यही आपका एडवांस टैक्स था, राइट, यही विद होल्डिंग टैक्स था ना। ये माइनस हुआ तो टैक्स लायबिलिटी निल हो गई। दूसरे अल्फाज के अंदर, ये जो टैक्स आपका 153(1)(a) के अंदर जो पे हो रहा है, ये आपको रिफंड नहीं मिलना। यानी विद होल्डिंग टैक्स, अगर कह दिया जाए कि ये विद होल्डिंग टैक्स जो है ये मिनिमम है, तो इट मींस कि ये रिफंड नहीं मिलेगा। आपकी देखें, पहली सिचुएशन में देखिएगा, यहां ये आपका एडवांस टैक्स था, आपकी टैक्स लायबिलिटी इससे ज्यादा थी, तो इसने आपकी एडवांस की शक्ल में इसने उसको कम कर दिया। डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब ठीक है, आपने मुझे 275,500 पे करने हैं, आपका एडवांस मेरे पास 59,000 आ चुका हुआ है। आप कहते जी बिल्कुल ठीक है। वो कहता जी बैलेंस 216 ये मुझे पे कर दे। फाइन, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो एडवांस टैक्स से क्या थी? कम थी। लिहाजा लॉ ने कहा मैंने आपको पैसे वापस नहीं करने। जबरन उसने कहा तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी मेरे ख्याल के अंदर यही बनती है। तो इसको जब आपने माइनस किया तो आपका रिफंड खत्म हो गया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, राइट। अच्छा, अब से चलते हैं। ये तो सीधा सीधा था ना कि आपने 29% कंपनी का फ्लैट रेट अप्लाई किया। इंडिविजुअल और एओपी के ऊपर आपको पता है कि फ्लैट रेट नहीं होते, स्लैब रेट्स होते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर ये रेट्स आपको नजर आ रहे हैं।
फॉर नॉन सैलरीड, राइट, और एओपी, ये वाले रेट्स आपके सामने मौजूद हैं। ये स्लैब रेट्स हैं। इस सूरत में हम मिनिमम टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब उसकी भी एक एग्जांपल से समझते हैं, ताकि हमें उसमें समझने में आसानी हो। आप अज्यूम करें कि यहां पर जम्मू एंड कश्मीर नहीं था, राइट। मैं इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिएगा कि ये वही वैल्यू है जो मैंने ऊपर से कैरी की। बड़े आराम आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, जरा इसको जरा सुनिएगा। अब चूंकि आप एओपी हैं तो आपका ये रेट कितना कटेगा, 5.5%। तो आपका हो गया 64,900, आपका टैक्स हो गया। आप थे एओपी, सेम सिचुएशन है। आपकी टैक्सेबल इनकम जो थी, वो आपने जो इनवाइस वैल्यू थी वो 1180 है, और उसके ऊपर उन्होंने उसका जो टैक्स था, मैं इसको जरा राउंड कर दूं, ये आपको क्लियर हो जाए, ये 5.5 आ गया। ये अब आपका टैक्स ये आ गया, क्योंकि आप एओपी हैं तो जाहिर बात है कि आपका टैक्स रेट क्या होगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये मैंने इसको थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब अज्यूम करें कि आप एक एंटरप्राइजेज हैं और आपने सप्लाई दी है टू अ विद होल्डिंग एजेंट, उसने आपका टैक्स काट लिया 64,900। साल का एंड हो गया, साल के एंड के ऊपर आप आए तो आपने शो किया कि मेरी सेल जो थी वो 1 लाख रुपया थी, और मेरे एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो है 195। मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई 8,05,000 रुपया। जब आपकी इनकम आ गई 805,000, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 805,000 लिखिएगा, कहाँ फॉल कर रहा है, इस स्लैब में फॉल कर रहा है। 15,000 प्लस 15%, चलते हैं। तो यहां पर जब हमने देखें फॉर्मूला अप्लाई किया, 15,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 800,000, तो हमारे पास टैक्स कितना आ गया, 15,750। हमारा जो एडवांस टैक्स है वो कितना है जी, ये आ गया, ठीक है। मैं इसको जरा लॉक कर दूं, ये मेरे पास आ गया। अब चूंकि मेरा जो टैक्स इस अमाउंट पे डिडक्ट हुआ था, जो मेरी ये टैक्सेबल इनकम थी, इस पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ था, वो इसकी टैक्स लायबिलिटी से कम नहीं होना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, कम हो गया, राइट। तो हमने डिपार्टमेंट ने अगेन वही कहा कि साहब ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है, ये आपका एडवांस टैक्स है, आप फारग हैं, हमारी तरफ से ये रिफंड आपको नहीं मिलना। ठीक हो गया, तीन सिचुएशन हो गई, एओपी की भी आ गई। चले, अगर जम्मू एंड कश्मीर एक एओपी है और उसने सप्लाई दी किसी ऐसे शख्स को जो कि विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तो साहब अब आप मिनिमम में नहीं गए, अब आप नॉर्मल प्रोसीजर में होंगे। सेम उसी सिचुएशन के अंदर देखिएगा, आपने 1 लाख की सप्लाई दी, एक्सपेंसेस आ गए, इनकम आ गई, टैक्स आ गया। अब यहां पर हम जाके आपका असूलन इसको विद होल्डिंग उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। यही आपका क्या होगा, विद होगा आपका टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स आपका जीरो आ गया, और आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, दिस वन। सही है, ये आपको समझ आ गई। ये चीज मैंने अभी आपको बताई है, चार सिचुएशन बताई हैं कि अगर आप विद होल्डिंग एजेंट को नहीं देंगे तो फिर आपके ऊपर ये मिनिमम की एप्लीकेशन नहीं आएगी। चले आगे चलते हैं। अगर एक लिस्टेड कंपनी हो और किसी विद होल्डिंग एजेंट को सप्लाई दे, तो लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेशन होती ही नहीं है।
इनके ऊपर टैक्स कट भी जाए तो वो उसकी टैक्स लायबिलिटी के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। दोबारा चलते हैं उसी सिचुएशन में कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग कर रही है वो, उसने सप्लाई दी, उसका टैक्स जो था वो एक्सपेंसेस हुए, टैक्सेबल इनकम आ गई, और उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर उसका टैक्स जो था वो डिडक्ट हुआ, उसका उस टैक्स लायबिलिटी आ गई 29%। उसका जो एडवांस टैक्स था मिनिमम नहीं है, लिहाजा आपने डिपार्टमेंट को देना 14,500 था, आप ऑलरेडी 59,000 दे चुके हुए हैं, लिहाजा आपको 44,500 वापस मिल जाने चाहिए। ये सिचुएशन थी। तसल्ली के साथ मैं उसी टेबल को ही एलेबोरेट कर रहा हूं वन बाय वन। इसी तरह आप देखें कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बेशक आप लिस्टेड है या नहीं, आपका यही ट्रीटमेंट होगा। 5 सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी हुई हैं। इसकी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि हमारे पास एक सिचुएशन है कि अब हम थोड़ा सा अपने स्कोप को बढ़ा लेते हैं। क्या कहा मैंने? अपने स्कोप को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अभी तक हमने जो 5 सिचुएशन क्रिएट की, उनके अंदर एक ही चीज थी, कंपनी की भी और एओबी की भी। अब हम कहते हैं कि साहब ऐसा है कि अगर हम पूरे साल के अंदर हम टोटल सप्लाई दें, कुछ सप्लाई विद होल्डिंग एजेंट को हो और कुछ सप्लाई विद होल्डिंग एजेंट को ना हो, फिर क्या करेंगे? अब उसको देखते हैं। देखें, एक चीज याद रखें कि अगर आपकी सप्लाई के अंदर दो तरह की रिजीम्स आ रही हैं, दो डिफरेंट रूल अप्लाई हो रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? दोनों की अलग अलग टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना होती है। क्यों कैलकुलेट करना होती है? क्योंकि हमने उनको कंपेयर करना होता है उसके एडवांस टैक्स के साथ। जहां एडवांस टैक्स है और वो आपकी टैक्स लायबिलिटी के साथ कंपैरिजन होना है, कंपेयर होना है, तो उसकी हमें अलग से टैक्स लायबिलिटी चाहिए। अब देखिएगा, मिसाल के तौर के ऊपर आप हैं एओपी और आपने 3 मिलियन की सप्लाई दी है, आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें से 8 लाख, आपकी इनकम है 2.2 मिलियन टैक्सेबल, राइट। हम उसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो आपका टैक्स जो है वो हमारे जो रेट्स थे, 22 लाख रुपया, 20 ये आ गया, 75,000 प्लस 20%, ये आ गया। और हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो 75,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1.2 मिलियन, तो आपका टैक्स आ गया ये वाला। मैं आपसे पूछता हूं कि साहब ये जो सप्लाई है सारी की सारी, आप ये बताएं कि आपका कहीं टैक्स तो नहीं कटा हुआ? आपने किसी ऐसे शख्स को सप्लाई दी हो जो विद होल्डिंग एजेंट हो, राइट। उन्होंने कहा जी हाँ, मेरे पास इस 30 लाख में से 20 लाख रुपए की सप्लाई ऐसी मैंने दी है, एक कंपनी को दी है जिसने मेरा टैक्स इसमें विदहेल्ड किया हुआ है। मैंने पूछा जी कितना है, तो उसने मुझे कैलकुलेशन करके बता दी, उसने कहा साहब ये मेरा टैक्स बन रहा है इसके ऊपर। ठीक है, यानी दोबारा सुनिएगा, 30 लाख में से 20 लाख की उसने सप्लाई एक ऐसे शख्स को दी, एक ऐसी कंपनी को जिसने उसका टैक्स विदहेल्ड किया। यहाँ भी आ जाएगा 18%, इसको भी हम कर लें। ठीक है, उन्होंने कहा जी मैंने 20 लाख की सप्लाई दी थी, 18% उसमें सेल्स टैक्स था, और उसने उसके ऊपर क्या किया, 129,800 उसने मेरा सेल्स टैक्स टैक्स माइनस किया हुआ है। हमने कहा ठीक है, ये अमाउंट आ गई। अब चूंकि हमारे पास एक ऐसी अमाउंट आ गई जिसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड हुआ है, इसलिए हमने क्या किया कि उसकी जो टोटल सेल थी और उसके जो एक्सपेंसेस थे टोटल, देखें इसमें से ये माइनस करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट ये है ना। चूंकि इसके अंदर अब दो तरह की इनकम शामिल है, एक वो जिस पे टैक्स कटा हुआ है और एक वो जिस पे टैक्स नहीं कटा हुआ। हमने ये किया, हमने कैलकुलेशन करने के लिए हमने इस 8 लाख को जो टोटल एक्सपेंस है, 20 लाख, 2 मिलियन और 1 मिलियन में इसको अपोर्शन कर दिया। वो कैसे किया? बड़ा आसान तरीका है कि आप 2 मिलियन को डिवाइड करें 3 मिलियन के ऊपर और इसको मल्टीप्लाई कर दें 800,000 के ऊपर, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वाली।
इसी तरह आप दोबारा, जैसे 1 मिलियन है एनटीआर वाला, 1 मिलियन को 3 मिलियन से डिवाइड करें और 800,000 से, यानी उसके वेट के मुताबिक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू आ गई। तो हमारी जो टोटल इनकम थी 20 लाख की, उसकी टैक्सेबल अमाउंट आ गई 1.4, और जो एनटीआर की थी उसमें आ गई 73.33। बड़ा आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। असल में हमारी टैक्सेबल इनकम जो थी वो 2.2 मिलियन ही है, लेकिन उसके अंदर हमने एमटीआर का टैक्सेबल इनकम अलग कर ली, एनटीआर की अलग कर ली। अब ये जो एनटीआर की इनकम है, ये जो हमारे पास एमटीआर की सॉरी है, हमने ये देखना है कि ये जो 275,000 है, ये तो टोटल टैक्सेबल इनकम का है। इसके अंदर इस अमाउंट का इसका टैक्स कितना शामिल है, इसका हमारे पास टैक्स कितना शामिल है, यानी 146 का कितनी अमाउंट जो है वो हम पे करने जा रहे हैं, यानी आउट ऑफ 2.2 मिलियन, ठीक है, हमारी जो टैक्सेबल इनकम है उसका कितना टैक्स है। हमने उसकी एवरेज कैलकुलेट कर ली। आपने क्या किया, आपने कहा अगर 275 का टैक्स हो 2.2 मिलियन के ऊपर, तो फिर हमारा 1.467 के ऊपर कितना टैक्स होगा, वो आ गया 183,300। अब हमारा जो टैक्स कटा था वो इससे क्या था, बिलो था। तो यही मैं बार बार असूल आपको बता रहा हूं कि जब आपका मिनिमम टैक्स आपकी टैक्स लायबिलिटी से कम होगा, तो आपने फर्दर कुछ नहीं करना, यू आर हैप्पी। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगी, तो आपका ये एडवांस टैक्स माइनस होगा टोटल टैक्स में से, और आप यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। दोबारा मैं आपको यही बात समझा दूं कि साहब, जो टैक्स आप जो है, जो आपने इनकम के ऊपर टैक्स पे किया, उस टैक्स को उस टैक्सेबल इनकम के साथ, उसके टैक्स के साथ कंपेयर करना है, राइट। और अगर आपका जो एडवांस टैक्स है आपकी टैक्स लायबिलिटी से कम है, तो डू नथिंग। ये एडवांस है, ये तो एडवांस तो रहना ही है हर सूरत में, ठीक है। फिर आपने कुछ भी नहीं करना, ये चीज मैंने आपको बताई है। दोबारा चलते हैं अपने, ओके। अब चलते हैं इससे आगे, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करते हैं, एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं। सेम हमारे पास जो है वो सीन वही है, 2 मिलियन वाला, राइट, सॉरी 3 मिलियन वाला, लेकिन हमने इसमें एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया। देखें, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपेंसेस थे 800,000 ये, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज करके 2 मिलियन पे ले गए। तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 1 मिलियन। इस 1 मिलियन का अगर टैक्स कैलकुलेट करें एओपी का, तो आता है 45,000। कैसे आता है ये देखिएगा, रेट्स फर्स्ट शेड्यूल में देख लें या यहां से देख लें। 1 मिलियन के ऊपर कितना जी, 15,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग, यानी 1 मिलियन इस स्लैब में फॉल कर रहा है ना, ठीक है। तो चलते हैं जरा इसके ऊपर दोबारा, ये देखिएगा, ये हमने रेट अप्लाई किए। तो 10 लाख के ऊपर जो आपका टैक्स आ रहा है इस एओपी का, वो आ रहा है 45,000। तो हमने वही दोबारा क्वेश्चन किया कि साहब ये जो आपने टोटल सेल की है, इस पे कोई टैक्स विद हेल्ड भी हुआ हुआ है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुआ हुआ है। हमने कहा वो बताएं कितना है। तो उसने हमें जब बताया, तो वो वही अगेन वही सेम सिचुएशन थी कि ये आ गया हमारा 18% सेल टैक्स, और चूंकि हम एओपी हैं तो उसने 5.5% इसके ऊपर टैक्स भी विद हेल्ड कर लिया। जैसे ही हमें ये पता चला कि सेल के अंदर दो तरह की सेल है, एक के अंदर टैक्स विद हेल्ड हुआ हुआ है या विद होल्डिंग एजेंट को सप्लाई दी है, और दूसरे में टैक्स नहीं कटा हुआ, तो हमने उसकी क्या की, उसकी टैक्सेबल इनकम अलग अलग की। वो अमाउंट जिस पे टैक्स विद हेल्ड हुआ था, और अब वो अमाउंट जिस पे टैक्स विद हेल्ड नहीं हुआ था। हमने 2 मिलियन को, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, इसको इस पे डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्सपेंस आ गया, ये इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई, ये इसकी आ गई।
अब इस अमाउंट का जो टैक्स है, इस अमाउंट की जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसको कंपेयर करेंगे इसके विदहोल्डिंग टैक्स के साथ, जो कि हमारे पास क्या है, ये वाली अमाउंट है, दिस वाली। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे। चलते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन के अंदर। तो हमने किया क्या, हमने कहा अगर 10 लाख पे ये वाला टैक्स हो, अगर 10 लाख पे 45,000 हो, तो 66,000 पे कितना टैक्स बनता है। ठीक है, तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 30,000। यहां सिचुएशन गड़बड़ हो गई है भाई। क्यों? क्योंकि हमारा मिनिमम टैक्स हमारी टैक्स लायबिलिटी से मिनिमम नहीं रहा, बल्कि उससे बढ़ गया है। तो अब क्या करेंगे कि अब देखिएगा ईओपी के सिलसिले में क्या हुआ कि इस टैक्स लायबिलिटी के अंदर हमारा ऑलरेडी इतना टैक्स शामिल, यानी इस 45 में टैक्स कितना शामिल है, 30,000 तो ऑलरेडी इसमें शामिल है। 30,000 तो इसमें ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये इसी का हिस्सा है, इसी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा है। इसका जो डिफरेंस है, जो अमाउंट कम थी, वो हमने इन दोनों का डिफरेंस लेके यहां पर मजीद ऐड कर दी। तो ये आएगी अब हमारी टैक्स लायबिलिटी 1,144,800। इसको, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इलुस्ट्रेशन है। इसी तरह देखिएगा, अगर आपने सप्लाई दी और आप विद आपने टैक्स नहीं कटा, ठीक है, सेम सिचुएशन जो है वो यहाँ पर टैक्स, अगर टैक्स ना विद हेल्ड हुआ हो तो फिर क्या होगा। मैं इसको जरा डिलीट कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंट्रोल Z। नहीं, आपने विद होल्डिंग एजेंट को दिया, लेकिन आपका टैक्स विद हेल्ड नहीं हुआ। ये सॉरी, मैं ये, और ये हमारा है जी 5 पॉइंट। इस सिचुएशन में क्या है 6B के अंदर, कि आपने सप्लाई दी किसी विद होल्डिंग एजेंट को 20 की, वो 2 मिलियन, सेम ऊपर वाली इलस्ट्रेशन है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि उसने ये टैक्स काटना था, बट नॉट डिडक्टेड, बट नॉट, इस बात को छोड़ दें, बस उसने नहीं डिडक्ट किया। फिर भी अगर टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट था, टैक्स नहीं काटा, फिर भी आपको ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। फिर भी अगर आप मिनिमम में जा रहे हैं तो, राइट, फर्क सिर्फ ये होगा और इसमें कि यहाँ आपकी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगी, यहाँ विदहोल्डिंग टैक्स नहीं आएगा, आपका सारा का सारा पेएबल में चला जाएगा। अंडरस्टैंड? आगे देखिएगा, हम कहते हैं कि अगर ये कंपनी लिस्टेड हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, अगर ये लिस्टेड हो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो फिर क्या होगा भाई, अगर ये लिस्टेड या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो फिर हमें ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टैक्स विद हेल्ड हो या ना हो। मैंने ये क्या किया, डिलीट कर दिया, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये देखिएगा, आप अज्यूम करेंगे 30 लाख की सप्लाई है, 25 लाख रुपए आपका एक्सपेंस आ गया, 5 लाख आ गया, ये हो गया। अब देखें एमटीआर में आप हैं ही नहीं, आप एमटीआर में हैं ही नहीं, ये सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी, खत्म। ठीक है, अगर आपका कोई एडवांस टैक्स है तो वो माइनस होगा, लिस्टेड कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। तो दोबारा जरा आपको रेट्स के ऊपर लेके चलें, जिसकी हमने कहानी सुनाई थी आपको। बेसिकली जो चीज आपको देखने वाली है वो ये है कि आप साहब अगर सप्लाई करेंगे, ये जो टेबल है, मैंने इसी टेबल को ही आपको देखेंगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
ये जो आपके सामने आपको टेबल नजर आ रहा है, मैंने इसी टेबल को आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि विदहोल्डिंग टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो आपकी सेल के ऊपर क्या होगा। ये मैंने बात आपसे की है कि अगर आप मिनिमम टैक्स की एम्बिट में फॉल कर गए हैं, तो फिर वो अमाउंट जिसके ऊपर आपका टैक्स विदहेल्ड हुआ है, ये मैं स्क्रीन को जरा बंद कर दूं, अगर आप एम्बिट में फॉल कर गए हैं, मिनिमम आपने किसी शख्स को सप्लाई दी, किसी पर्सन को सप्लाई दी जो कि मिनिमम, और उसने टैक्स काटना था, काटा या नहीं रख किया, ये बात याद रखें। अब आप साल के एंड के ऊपर जब इस शख्स की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे उसके साथ। एफबीआर अपनी वेबसाइट पे नहीं कर रहा तो छोड़ दें उसको, हमें उसके साथ नहीं, हमें एग्जाम के लिए इसको देखना है कि फिलहाल रूल हमें समझ आ गई, एग्जाम के लिए हमने क्या करना था वो हमने कर लिया। ठीक है जी। तो इसको सुनिएगा, इसकी समरी बना लें। बेशक बात एक ही है जिसके इर्द गिर्द पूरा मेरा लेक्चर जो था वो घूम रहा था, कि हमारा जो एडवांस टैक्स होता है, अगर लॉ उसको मिनिमम कह दे तो उसको टैक्स लायबिलिटी के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है जी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।